दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि भारत के सीबीएसई के 12वीं के परीक्षा देने वाले करीब 17 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में अचानक ऑन स्क्रीन नंबर देने का खेल क्यों हुआ। इसका खेल इसलिए हुआ कि प्रतिवर्ष 12वीं पास करने के बाद भारत के लगभग 8-9 लाख विद्यार्थी दुनिया के अलग अलग देशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और भारत के 8-9 लाख विद्यार्थी अगर प्रतिवर्ष विदेश जाते हैं तो लगभग 3 अरब रुपए, औसतन प्रतिवर्ष 3 अरब डॉलर की बात कर रहा हूं, 3 अरब डॉलर प्रतिवर्ष खर्च होता है उनकी फीस पर वहां। और भारत में इस समय विदेशी मुद्रा भंडार खाली हुआ है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बचाने का तरीका क्या हो। अचानक में इस आप समझो एआई के जमाने में आज की तारीख में जो वेबसाइट है वो इस तरीके की है जो 18 लाख विद्यार्थियों के द्वारा उनमें से 8-9 लाख विद्यार्थी ट्राई कर रहे थे, तो आपने देखा होगा वेबसाइट क्रैश कर रही थी। और कारण इसका बड़ा क्या है, आपके इस एआई के जमाने में आपकी वेबसाइट जो है विद्यार्थी उसको अगर वो हैंग हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ओपन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक तीर से दो शिकार। एक तो विदेशों में हमारे 8-9 लाख विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको रोक करके प्रतिवर्ष 3 अरब अमेरिकी डॉलर बचाने का खेल। और दूसरा, भारत में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके नंबर कम करके और जो कमजोर बच्चे हैं उनको पास करने का खेल सीबीएसई के इस घोटाले में किया गया है। और आप देखिए हमारा शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है कि साहब बैंक का लेन देन की व्यवस्था ठीक करो। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे यहां एक लड़का है युवा 12वीं का पढ़ने वाला वेदांत श्रीवास्तव ने जब अपना कॉपी मांगी जांचने के लिए तो उसका आगे का प्रश्न तो उसका दिया गया लेकिन पीछे दूसरे की कॉपी लगाई गई। और जब उसने ये सबूत ट्विटर पर डाला तो हमारे देश में भारत सरकार का दूरदर्शन का वरिष्ठ पत्रकार कहता है पाकिस्तानी है। अगर भारत का विद्यार्थी एक्सपोज करे सीबीएसई बेईमानी कर रहा है, आप परीक्षार्थी के परीक्षा कॉपी का पहला पन्ना उसका अपना होगा और पीछे जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको जोड़ा जाएगा और वो एक्सपोज करेगा तो पाकिस्तानी कहलाएगा। किसान अगर अपनी आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी कहलाएगा। अगर पत्रकार ने सवाल उठाया तो एजेंडा बताया जाएगा। और हमारे देश में आरटीआई कार्यकर्ता अगर सूचना मांगे और अगर हमारे देश का बेरोजगार रोजगार मांगे तो कॉकरेज कहलाएगा। इस देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बहुत साफ कहना चाहता हूं, विशेषतर वो जब विद्यार्थी ये सपना संजोए हुए थे कि 12वीं पास करके वो विदेश जाने वाले हैं, आप सब लोगों ने देखा सीबीएसई की बगैर वेबसाइट की जांच पड़ताल के ये सब किया गया। 10वीं के विद्यार्थी जिनकी संख्या लगभग इनसे करीब मैं ये कहूंगा 7 लाख अधिक थी, तो 7 लाख अधिक अगर 10वीं के विद्यार्थियों के साथ में यह प्रयोग करते तो तब भी कम से कम बात मानी जा सकती थी। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से 12वीं के विद्यार्थियों के साथ इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि 12वीं के विद्यार्थी विदेश भी पढ़ने जाने वाले थे और विदेश जाने पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष जो खर्च आने वाला था। प्रधानमंत्री की अपील आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री जब विदेश गए उससे पहले उन्होंने अपील की देशवासियों से, कहा कि विदेश जाना बंद करो, 1 साल तक सोना खरीदना बंद करो, कहा कि घर में जो तेल आप तड़के का इस्तेमाल करते हैं वो उसका उपयोग कम करो, डीजल और पेट्रोल की बचत करो और कहा वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो, बाहर मत निकलो। और जब बाहर निकलने से रोकने के लिए, हालांकि आप देखिए जिस वक्त हमारे देश में नीट परीक्षा से परीक्षा पत्र लीक होने के बाद 23 लाख से ज्यादा परिवार तनाव में थे क्योंकि उनके बच्चों के पेपर लीक हो गया था, पेपर आउट हुआ था। आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से नीट के विद्यार्थियों के साथ वो तनाव में थे। और सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद लाखों लाख, पहली मर्तबा है कि 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपील की है कि साहब हमारे रीजांच की करा दी जाए, हमारे नंबर जो है हमारे जो हमने आकलन किया था उससे बहुत कम आए हैं। तो अब आप देखिए कि भारत में लाखों विद्यार्थी और उनके परिजन तनाव में थे। भारत के करोड़ों लोग डीजल और पेट्रोल एक तो महंगा होने से और ऊपर से सबसे बड़ी बात है देश भर के पेट्रोल पंपों में किल्लत है, डीजल और पेट्रोल से वंचित तबका परेशान, गैस महंगा हो रहा हो, महंगाई कमर तोड़ रही हो। और तब ऐसे में जब देश में महंगाई हो, पेट्रोल गैस और डीजल का अकाल हो और भारत में सीबीएसई और नीट की परीक्षा से बच्चे त्रस्त हो, उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री इटली में जाकर टॉफी बांट रहे थे वहां के प्रधानमंत्री को। याद कीजिए मेरे भारतवासियों, हम टॉफी कब बांटते हैं? जब खुशी होती है। तो समझ लो कि भारत के विद्यार्थी, उनके अभिभावक, भारत के किसान, भारत में तमाम लोग अगर त्रस्त रहेगा तो टॉफियां बांटी जाती है। और मैं याद दिलाऊं आपको 2016 का जिक्र, 2016 में भी जब नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान गए थे और जापान में नगाड़ा बजाते हुए, हंसते और ठाके लगाते हुए क्या बोले थे?
तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि देखिए भारत में बेटियों की शादी के लिए उनके माँ बाप तरस रहे हैं और ठाके लगा रहे थे। ठीक उसी तरीके के ठाके जिस तरीके से 23 लाख विद्यार्थियों के पेपर लीक नीट का हुआ, उस पर ठाके लग रहे थे। सीबीएसई के विद्यार्थी फंसा दिए। 9 लाख से ज्यादा जो विदेश जाने वाले थे पढ़ने के लिए, उनके रास्ते में रोड़े अटका दिए ताकि वो अभी अपने मार्किंग के ही नंबर में उलझे जाएंगे, और जब उलझे रहेंगे तब क्या होगा, तब तक विदेशों में एडमिशन हो चुके होंगे। और डॉलर बचाने की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री को है। तो आप सब लोगों को सवाल करना चाहिए, एक बड़ा अहम सवाल है कि डॉलर बचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या था। रूस हमारे को तेल रुपए में दे रहा था, एक आदेश आया अमेरिका से और हमारे भारत में अमेरिका के गुलाम सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। हमारा पड़ोसी 2000 किलोमीटर की दूरी पर ईरान हमको रुपए में तेल दे रहा था, अमेरिका से आदेश आया और भारत में उसके गुलामों ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। हमारे देश में पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे देश की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाने लग गई, और तब तक अमेरिका से एक आदेश आता है और भारत में अमेरिकी गुलाम हमारे बहादुर सेना को पाकिस्तानी आतंकवादियों पर नेस्तनाबूद करने से रोक देता है। मेरे दोस्तों, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत में जो आरएसएस है, तो उस आरएसएस को अमेरिका में प्रतिबंध करने का और उसकी संपत्ति को जब्त करने का एक उसने आदेश दिया था। और जैसे वो सरकारी आदेश आया मार्च 2026 में, तो अप्रैल 2027 में आरएसएस से निकला हुआ नेता, भाजपा का महासचिव रह चुका राम माधव यहां से अमेरिका गया और अमेरिका जाके क्या बोले, राम माधव ने कहा कि हे मेरे आका, तुम्हारा आदेश आया ईरान से तेल मत लेना, हमने तेल लेना बंद कर दिया। आपका आदेश आया रूस से तेल मत लेना, हमने तेल लेना बंद कर दिया। आपका आदेश आया हम 2.5% की जगह 50% टैरिफ लेंगे, हमने स्वीकार कर लिया। आपने 50% टैरिफ को 18 कर दिया, हमने स्वीकार कर लिया। मतलब बहुत साफ कह रहा हूं दावे के साथ, राम माधव ने यह कहा अमेरिका में कि आरएसएस भाजपा से बड़ा गुलाम और कोई दल संगठन विचार अमेरिकियों को भारत में नहीं मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि राम माधव ने झूठ बोला, यकीन मानिए दोस्तों, ईरान से हमारा तेल रुपए से आता था, विदेशी मुद्रा भंडार खर्च नहीं होता था, डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता था। रूस से तेल रुपए में आता था, डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता था। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आप यहां से 2000 किलोमीटर दूर ईरान, 4300 किलोमीटर दूर रूस से रुपए में तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहां से 15000 किलोमीटर दूर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे और डॉलर में खरीदेंगे। अगर डॉलर में खरीदती है भारत की सरकार और ईरान से रूस से नहीं खरीदती है रुपए में, तो ये समझ लो ये अमेरिका के गुलाम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए भी कह रहा हूं कि राम माधव ने वहां किया, हमने भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और सेना को एकदम रोक दिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आया था। हमारे यहां रूस से तेल आ रहा था, एक आदेश आया तेल खरीदना बंद कर दिया गया। एक आदेश आया ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक भविष्य चौपट कर देंगे। दोस्तों, दुनिया में 9 करोड़ की आबादी का ईरान है, उसने घुटने पे लाके खड़ बिठा दिया इस अमेरिका को, 34 करोड़ की आबादी के अमेरिका को। और हमारे यहां से 13,500 किलोमीटर दूर है अमेरिका, और हमारी 148 करोड़ की आबादी है। और हमारी 148 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री जो आदेश अमेरिका से आता है उसका पालन करता है गिड़गिड़ा करके। तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे देश के विद्यार्थी जो दुनिया में बड़ी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाकर ये डॉलर बचाने का खेल नरेंद्र मोदी का ढोंग है। अगर डॉलर बचाने हैं तो डॉलर में तेल खरीदने की बजाय ईरान से तेल रुपए में खरीदो, रूस से रुपए में तेल खरीदो, तब हम मानेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ईरान और रूस से रुपए में तेल खरीदने की हिम्मत नहीं करती है तो गारंटी की बात है कि यह अमेरिका के गुलाम है। और अगर भारत की सरकार ईरान और रूस से रुपए में तेल खरीदती है और डॉलर से तेल नहीं खरीदना चाहती है, तब नरेंद्र मोदी जो सजा चाहे मुझे दे। तब हो सकता है कि मैं ये कहूं, और मैं एक दावे से कह सकता हूं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद ढोल बजाकर मजाक उड़ाया जापान में 2016 में, और अब सीबीएसई में बच्चे फंस गए लाखों, और नीट की परीक्षा के बाद जैसे टॉफी बांटी है, इसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं, और जिस तरीके से मुद्रा भंडार खत्म करने का खेल किया जा रहा है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, भाजपा और आरएसएस ने अमेरिका से भारत को बर्बाद करने के लिए सुपारी ले रखी है। और ये सुपारी है भारत के शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का, भारत की कृषि नीति को खत्म करने का, भारत की ताकत को खत्म करने का, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और भारत के युवाओं को भविष्य को चौपट करने का। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज आप चुप रहेंगे तो फिर ये समझ लो कि कल आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए खड़ा होकर के बोले, अगर मेरी एक भी बात असत्य हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार मुझे इंडिया गेट में फांसी पर लटका दे, मैं सहज स्वीकार कर लूंगा कि मैंने अपराध किया है। लेकिन सिद्ध करे
कि इन्होंने अमेरिका के आदेश पर युद्ध बंद नहीं किया था, अमेरिका के आदेश पर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया था, अमेरिका के आदेश से ईरान से तेल लेना बंद नहीं किया था, और अमेरिका के आदेश से सीबीएसई के 9 लाख बच्चे जो विदेश जा सकते थे पढ़ने के लिए, उन्हें फंसा करके ताकि उनका भविष्य चौपट किया जा सके, डॉलर बचाने के नाम पर यह फंसाने का खेल भी अमेरिका के इशारे पर मोदी सरकार कर रही है।